हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम 10th क्लास एनसीईआरटी के लिए मैथ का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हम अपनी मैथ की पहली क्लास लेकर आए हैं और 2 वीडियो हमारी आई थी जो कि हमारे सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में थी। सिर्फ आज हम पहली क्लास यहाँ से शुरू करेंगे और हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ की 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, आज हम सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 की बात करेंगे और उसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे वास्तविक संख्याएं। तो हमें सबसे पहले जानना है वास्तविक संख्याएं हैं क्या। ठीक है, अगर वास्तविक संख्याएं आप जान जाते हैं तो फिर आगे आप क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्याओं की तो हम जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से जिसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। उसको क्या बोलते हैं हम? संख्या रेखा। हम इस संख्या रेखा के माध्यम से ही वास्तविक संख्याओं को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें 2 तरह की संख्याएं मिलती हैं। कौन कौन सी? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। लेकिन अगर मैं बात करूं संख्या रेखा की तो संख्या रेखा पर कुछ हमें इस तरीके से संख्याएं दिखाई देती हैं। 0 के इधर हमें माइनस की संख्याएं मिलती हैं ऐसे अनंत तक, और 0 से इधर हमें प्लस की संख्याएं मिलती है। ठीक है ना। और अगर हम इसमें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अगर मैं बात करूं, सपोज करो मुझे 2.5 लिखना है तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिट करेगा, यानी यहाँ कहीं ना कहीं वो 2 और 3 के बीच में आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रूट टू की तो वो भी लगभग यहीं पे कहीं आएगा। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पर जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो संख्या रेखा पर हमें 2.3 या 2.5 या फिर 4.5 बोल लो या इसके आगे भी, या 3.6 इस तरह की संख्याएं, या फिर √3 या √2, ये सारी संख्याएं हम संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं। उसकी अपनी विधि है करने की। तो अब हमें सीखना क्या था वो देखते हैं। हमें सीखना था यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, हमें सीखना था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो ये सारी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है वो सब परिमेय संख्या बोल सकते हैं हम इनको। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जो P/Q की फॉर्म में होती है और यहाँ पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर कभी भी आप बटे में 0 को लेते हो, जैसे मैंने लिखा है x और बटे में 0, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। ये अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि इसका आंसर अनडिफाइन में आएगा। तो इसलिए q को कभी भी 0 के बराबर हमें नहीं लेना है। p 0 हो सकता है ना, p 0 हो सकता है लेकिन q कभी 0 नहीं होता। और साथ ही p और q दोनों यहाँ पर जो है पूर्णांक होते हैं। ठीक है, p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। अब ध्यान से समझना तुम, इसमें और क्या पढ़ना है हमें। तो परिमेय संख्या आपको पता चल गई, यानी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं जो भिन्न होती है हमारी। भिन्न, अब भिन्न क्या है? भिन्न होती है जिसमें एक अंश होता है और एक होता है हर। यानी अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ और नीचे बटे में कुछ है तो वो उसका हर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे 3/5, 1/2, है ना, 4/5, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सारी भिन्न हैं और ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि संख्या रेखा पे इस तरीके से 0 है, 1 है, 2 है, तो मैंने बोला था कि ये भी सारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या किस तरीके से है? अगर मैं 1 के बटे में 1 लिख देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये भिन्न के रूप में भी आ गई तो ये वास्तविक संख्या मानी जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे -2 है और -2 के बटे में मैंने 1 लिख दिया तो -2/1 1 हो गया ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आराम से समझ आ गई होगी कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिनको हम P/Q लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि 0 क्यों नहीं होता, है ना। लेकिन P 0 हो सकता है और
ठीक है। और साथ ही मैंने एग्जाम्पल दे के आपको बताया कि 3/5 यानी 3/5, 1/2, 4/5 ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय की, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या हम संख्या रेखा पर हमें नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब हम इसको एक विधि के थ्रू निकाल लेंगे यहाँ से, या फिर हम अगर इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आपको 2.5 दिखाई देगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे √2 भी दिखाई दे सकता है। तो अपरिमेय संख्या की नॉर्मल से अगर मैं बात करूँ तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जिनका कोई प्रॉपर मान नहीं निकलेगा, है ना, पॉइंटों में इस तरीके से आएगा। तो वो सारी संख्याएं क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो दो चीज़ें आपको पता चलेगी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मिश्रण है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है, हमारी वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको लोगों को क्लियर हुई तो फिर मैं आगे अगर बात करूं, देखना यहाँ पे, अगर इसी में मैं बात करूं, हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो आप जरा समझना, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है हमारी जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 है ना, 4 5 और कहीं तक भी अनंत तक आप जा सकते हैं। ये सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें अगर मैं 0 भी ऐड कर दूं, 0 1 2 3 है ना, 4, ये भी अनंत तक जाएगी। तो ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्याएं। तो अगर मैं बात करूं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, ये सारी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ये सारी संख्याएं भी क्या हैं, परिमेय, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं इस 3 के बटे में 1 लिख दूं तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये भिन्न के रूप में तो आ गया ना, यानी p/q तो हो गया ना, और q यहाँ 0 भी नहीं है ना, q बस 0 नहीं होना चाहिए, q 1 हो सकता है। तो इसलिए इन सब के बटे में हम 1 लगा के इनको क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या। तो यानी हमें यहाँ से एक क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी सभी परिमेय होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी सभी परिमेय होती है, और जितनी संख्याएं हम रेखाओं पे नंबर रेखा पे प्राप्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और उनमें हम अगर देखें थोड़ा सा और उसको जूम करके देखते हैं तो वहाँ से तो हमें अपरिमेय संख्याएं भी मिलती हैं, यानी नंबर जो हमारी नंबर लाइन है उस पर हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं पढ़ने के बाद अब हम जो आगे की बात करेंगे वो क्वेश्चन प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमने वास्तविक संख्याओं को समझा। अब हम क्या समझेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें एलसीएम और एचसीएफ समझेंगे, है ना। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब लैशय और मैशय, है ना, लैशय और मैशय को समझेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हमें और समझनी है यहाँ पे। उसके बाद हम सीधा अपनी प्रश्नावली पे आ जाएंगे और फिर अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एलसीएम और लैशय, यानी एलसीएम को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, लैशय, और एचसीएफ को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, मैशय। और अगर एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसे बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन, है ना, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की बात करूँ तो ये है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसको आपको इस तरीके से समझ नहीं आया होगा, है ना, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे एलसीएम लेना है किसका, 16 और 20 का, ठीक है। तो मुझे वो छोटी से छोटी लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, कॉमन मैंने जो दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल जो इन दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। यानी मल्टीपल क्या होता है, देखो यहाँ दो चीज़ें होती है, एक होता है देखो एलसीएम में होता है मल्टीपल, है ना, और एचसीएफ में होता है फैक्टर, ठीक है। एलसीएम में होता है फैक्टर। तो मल्टीपल क्या होता है हमारा, जैसे आप सपोज करो 3 है तो 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा, और दूसरा 6 होगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, यानी जो 3 के पहाड़े को हम पढ़ते चले जाते हैं, है ना, लगातार 3 ही कम 3 3 6 3 3 9, है ना, इस तरीके से 3 का जो टेबल हम पढ़ते हैं वो इसके सारे इसके मल्टीपल हैं। लेकिन हम नॉर्मली बात करते हैं 10 तक, यानी 10 या 30 तक बात करते हैं, लेकिन मल्टीपल तो 15 भी हो सकता है ना, यानी 3 का मल्टीपल 15, 15 कितना हो गया 45, तो ये भी हो सकता है, सही है ना। तो यानी जो भी 3 के मल्टीपल उसमें आता है पहाड़े में वो उसका मल्टीपल है, सही है। अब देखना, तो जैसे मुझे इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू हुआ, जैसे 16 ही कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, है ना, इस तरीके से, और 16 पंजे 80, अगर यहाँ तक लिख लें तो ध्यान से समझना थोड़ा सा आप, है ना।
फिर इसके बाद अगर मैं 20 का पढ़ूँ तो फिर 20 ही कम कितना हो गया 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना था, मुझे पता करना था इनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम। और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा वो मल्टीपल, दोनों का वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, छोटे से छोटा। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 80। ठीक है, 80, तो 80 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूरी कट रही है। ठीक है ना, 80 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 16 और 20 से पूरी कट रही है। तो इसका मतलब जो 80 है वही इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, वैसे तो इससे बाद देखो, इसके बाद और भी संख्या हमें ऐसे मिल सकती हैं जो इनसे कट जाए, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें 3 और 4 का बताता हूँ। जैसे 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब यहाँ से 4 से चलो, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और आगे चलो 15, और ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 21, और ये हो गया आगे 24। ठीक है, तो 3 के मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख ली। अब आगे 4 के, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, फिर 20, फिर 24। अब यहीं से समझ लेंगे हम, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी यहीं से। देखो, अब देखो मुझे 3 और 4 का क्या लेना है, मल्टीपल 3 और 4 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। ठीक है, 3 और 4 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में होना चाहिए वो इन दोनों में, और वो सबसे छोटा हो। जैसे सपोज करो 3 से जब मैंने देखा तो 12 कट रहा था, 4 से देखा 12, यानी 12 इनका क्या है, एलसीएम है। इन दोनों का जो एलसीएम हुआ वो क्या आया 12, तो 12 इनका एलसीएम है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं, देखो यहाँ से 24 3 से कटता है और 24 4 से भी कटता है ना, 24 3 से कटता है, 24 4 से भी। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका एलसीएम क्या है 24 है, हालांकि ये दोनों से कट रहा है। क्यों? क्योंकि फिर हमारी ये जो डेफिनेशन है, जो इसकी ये है अवधारणा कि एलसीएम क्या लेना है, छोटे से छोटा लेना है, तो इसलिए एलसीएम हमेशा हम छोटे से छोटा लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम एक बात और, एचसीएफ। अब हम देखते हैं एचसीएफ, देखना एचसीएफ में देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या है, जैसे 16 और 20 का एग्जांपल लेता हूँ मैं। फैक्टर का मतलब है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। फैक्टर किसे बोलेंगे, जो यानी 16 किससे कटता है, 1 से तो सभी कटते हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 16 8 से कटता है, 16 अपने आप से भी कटता है। तो ये सारे क्या हैं, 16 के फैक्टर हैं। यानी जब मैं मैसे की बात कर रहा हूँ, है ना, ये सब क्या है 16 के फैक्टर हैं। ऐसे ही 20 के फैक्टर, 1 तो सबको ही काटता है, 2 है ना, 4 है, उसके बाद 5 है, और खुद 20 है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है फैक्टर, यानी हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे कि 16 और 20 को 2 भी काट रहा है ना, 4 भी काट रहा है, और आपका देखो और कोई तो ऐसा नहीं है ना, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और एक 4 है। लेकिन यहाँ हमें क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है, यानी बड़े से बड़ा। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ छोटा नहीं लेना, छोटा कहाँ पे लेना था, सबसे छोटा कहाँ लेना था, 16 उसमें एलसीएम में, क्योंकि वो लीस्ट था। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, है ना, ऐसा कॉमन मल्टीपल देखना था जो इन दोनों से कट जाए। और यहाँ पे क्या देखना है, बड़े से बड़ा वो फैक्टर देखना है जो इन दोनों को काट दे। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, एचसीएफ क्या होगा 4। वैसे तो ये 2 से भी कट रहा है ना, लेकिन 4 होगा इसका एचसीएफ। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो हम सीधा प्रश्नावली की बात करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हमने समझ ली, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। इतना टाइम लेने का कारण ये था क्योंकि जब आप लोग आगे, जैसा कि मैं पहले से बोल रहा हूँ, जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि आपको मैथ इस तरीके से सिखाया जाए ताकि आपको कंपटीशन वगैरह में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर चीज़ में, हर एक मतलब लगभग बहुत सारे जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं मैथ के, उनमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो अब मैं प्रश्नावली की बात करता हूँ, प्रश्नावली 1.1 की। तो इसमें अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक है, पहले क्वेश्चन की जैसे मैं बुक से बात करता हूँ आपके, पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है, अभाज्य गुणनखंड है ना,
देखो अभाज्य का मतलब होता है हमारी संख्याएं होती है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो केवल अपने आप से कटती है ना। अभाज्य संख्याएं हम उन्हें बोलते हैं जो केवल अपने आप से कटती है। देखना आप, तो जैसे अगर मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो 2 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 6 नहीं 7 और फिर 9 नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं? ठीक है, और 11, ठीक है। 9 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगी, जबकि उसे कटना था केवल अपने आप से, है ना। 1 से तो सभी कटती हैं। तो याद रखना 2, 3, 5, 7, 11 और उसके बाद भी 13, है ना, ऐसे 17, ये इस तरह से 19 आगे इस तरीके से चलती चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी, है ना। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। यानी नॉर्मली आपको अभाज्य संख्या वो समझनी है जो केवल अपने आप से कटेगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? जो भी अभाज्य गुणनखंड करके उसके क्या निकालना है? हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है 140। तो इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, इसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है वो 2 से कटेगी नहीं कटेगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 से, देखो अभाज्य गुणनखंड जब भी करना है तो सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है 2 से कट रही है नहीं कट रही है। अगर 2 से कोई संख्या नहीं कट रही तो फिर 3 से काटना है, 3 से भी नहीं कट रही तो फिर 5 से काटना है, 5 से नहीं कट रही तो 7 से काटना है। ऐसे नहीं बोल सकते कि 6 से काट दो या फिर 8 से काट दो या 10 से काट दो, ऐसा नहीं बोलना। सारी अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, तभी अभाज्य गुणनखंड माने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये 2 से कट रही है। अच्छा, 2 से क्यों कट रही है? क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होगी या 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8, यानी जो भी सम संख्या इस तरीके से दी होगी वो संख्या हमेशा 2 से कटती है। तो 2 से काटो इसे नॉर्मली, 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगी। ये 35 बार है ना, 2 तिया 6, 1 उधर गया तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10। अब आप यहाँ से देखना कि यहाँ पे मुझे मिला 35। ठीक है, 35, तो 35 जो है 2 से नहीं कटता, तो फिर मुझे देखना है 3 से कटेगा क्या। ठीक है, 3 से काटने का रूल हमारे पास क्या होता है? देखना, 3 से हम क्या करते हैं? अगर कोई संख्या 3 से कटनी है तो उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं 35 की, 35 के अंकों को जोड़ता हूं मैं, 3 और 5 कितना हो गया? 8। बताओ 8 से 3 से कटता है, तो 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, आगे मैं आपको ये सारे रूल्स बता दूंगा, 3 से कैसे कटनी है, 9 से कैसे विभाजित है ना, 11 से कटने वाली संख्या, 6 से कटने वाली संख्या, वो सारी 13 से 17 से सब सिखा दूंगा मैं तुम्हें, है ना। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे पता चल गया ये 3 से नहीं कटेगी, फिर मैं काटता हूँ इसको 5 से, क्योंकि इसके बाद 5 आएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? 7, फिर 7 से जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हुए? 2, 2, 5 और इंटू 7। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। इतना ही हमसे बोला गया था कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अच्छा, अगर इसी को हमें बोलता कि इसका एलसीएम निकाल लो, अगर इसको हमें बोल देता ना एलसीएम, तो बस इनकी सबकी आपको गुना करनी थी, फिर यही एलसीएम आ जाता। सही है ना, इन सब की आपको क्या करना था? गुना, फिर यही एलसीएम आ जाता है। जैसे देखो, गुना करने का भी तरीका क्या है? सबसे पहला आप एक 5 के साथ में किसी सम संख्या की गुना कर दो ताकि आपको एक 0 मिल जाए। जैसे मैंने 5 के साथ 2 की गुना कर दी, 5 दूनी कितना हो गया? 10, तो 10 दूनी 20। अब 20 आ गया ना, और साथ में क्या है? ये 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14, यानी 140 आ जाएगा ये, और ये वैसे भी 140 ही था, हमें तो सिर्फ इसके गुणनखंड करने थे ना। ठीक है, तो एलसीएम तो कैसे, अब इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब देखते हैं हम सेकंड इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास। ठीक है, 156। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभी मैंने बताया था जिसके लास्ट में कोई भी सम संख्या हो, और सम संख्या कौन सी होती है? देखो, अगर मैं बताऊं सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है हमेशा 2 से शुरू होगी, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से 12, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? सम। तो 6 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से देखना, 1 में तो चलेगा नहीं, तो 15 में चलाएंगे। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 1 बचा उधर गया, यानी 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 8। तो 2 से काटा, 2 तिया 6, 1 उधर गया तो 9। ठीक है, अब ये 39 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब इसको मैं देखता हूँ 3 से कट जाएगा क्या? 3 से बिल्कुल कटेगा। देखो, ये 3 भी कट गया, ये 9 भी कट गया। 3 से काटना, 3 ही कम 3, और 3 तिया कितना हो गया? 9। उसके बाद ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो 13, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हो गए हमारे? 2, 2,
इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फिर नेक्स्ट थर्ड इसका पार्ट क्या है हमारा, ये है 3825। ठीक है, 3825 इसको हम सोल्व करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 से वही संख्या कटेगी, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, करने के बाद। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में क्या होगा, सम संख्या होगी। अब मुझे देखना है कि इसके लास्ट में क्या आया, 5 आया, है ना। तो 5 का जो रूल होता है, 5 केवल उसी संख्या को काट पाता है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। यानी इकाई अंक या तो 0 मिलना चाहिए आपको या फिर 5, तो वही संख्या 5 से कट सकती है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे किसका फैक्टर करने थे, 3825 के। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता चल गया कि 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 एक विषम संख्या है और 2 से सिर्फ वही कटता है जिसके लास्ट में सम हो, तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब मुझे 3 का देखना है, तो 3 का मैंने आपको सिंपली बताया था कि अगर 3825 ये ऐसी संख्याएं हैं, इनको मैं अगर जोड़ लूँ, इसके अंकों को अगर मैं जोड़ दूँ और जोड़ने के बाद कोई मुझे ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 से कटती है, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे मैंने जोड़ा इसको, 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 3 कितने होते हैं, 18। तो 18 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, 3 का रूल है ना। तो 3 से मैंने काटा, 3 एकम 3 से यहाँ चलेगा 2 बार, यहाँ बचा कितना 2, वो उधर चला गया 22 हो गया। अब फिर मैंने 3 से काटा, 3 सत्ते 21, एक उधर चला गया 15, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इतनी बार कट गया। अब फिर मुझे देखना है कि 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 12 75 है, इसको फिर जोड़ते हैं, है ना, फिर जोड़ते हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 10 और 5 15। तो 15 भी एक ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो जाएगी, तो 3 से काटो। 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौक 12, फिर इसमें चलाएंगे कि कितनी बार, 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पंजे 15। अब फिर देखो ये 3 से कटेगा क्या, तो मैंने देखा ये हो गया 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 कितने होते हैं, 6 और 5 होते हैं 11। ठीक है, और 11 3 से कटता नहीं, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 2 का भी 2 से तो कटनी नहीं, अब 3 से कटनी रही। अब किसको देखेंगे, 5 को। और जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वो 5 से जरूर कटती है। तो इसका इकाई अंक 5 है, तो अब ये 5 से कटेगी। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 8 40 होते हैं, तो 8 बार, 2 बचा उधर, 5 पंजे 25, ये 85 बार कट जाएगा। अभी फिर इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से एक बार और कट जाएगा, 17 पंजे 85 होते हैं, है ना। 17 का पहाड़ा तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो याद कर लो। ठीक है, तो 17 पंजे 85, 17 बार चला गया है। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो उसका मतलब 17 केवल 17 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे गुणनखंड मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमें 500, है ना, 5005, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में 5 हो वो 5 से कटेगा। ठीक है, 2 से तो ये कटेगा नहीं। फिर हमें 3 से भी देखना है, तो 3 का रूल अभी बताया था मैंने कि 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है कि 3 से कोई संख्या कटेगी नहीं कटेगी। अब देखो, इसको सिखाते तो सभी हैं, लेकिन ये भी तो बताना जरूरी है कि 3 का पहाड़ा बच्चा ये देख के कैसे जज कर पाएगा कि मुझे इसे 3 से काटना, 7 से काटना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि 2 का रूल क्या है विभाजकता का, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 7 का भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो फिलहाल हमें देखना है कि 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट का इकाई अंक है वो 5 है, और जो कि एक विषम संख्या है। सम संख्या होता तो ये 2 से कट जाता। फिर मुझे 3 से देखना है, तो 3 के लिए मैंने क्या बोला था आपको, मुझे क्या करना है, इन सब का योग करना है, इसके अंकों का योग। तो 0 को तो छोड़ दो, 5 और 5 कितना हो गया 10। 10 कभी भी 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 5 से, और 5 से तो नॉर्मली आपको दिख गया। 5 का रूल क्या था कि जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। तो जिसका इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा वही संख्या 5 से कटेगी, और यहाँ 5 है, तो मैं इसको 5 से काटना शुरू करता हूँ। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये तो 0 0 आ जाएगा, और 5 एकम 5, अब ये आ गया। ठीक है, अब मुझे देखना है
500 हो गया, 7 से कटेगा क्या ये, ठीक है। 7 का रूल देखो, थोड़ा समझाने में समय लगेगा, वो अलग से देख लेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप इसको भाग करके हम देख लेते हैं, है ना। क्या है कि 7 से कटेगा नहीं। जैसे मैं 7 में अगर इसकी पहाड़ा चलाता हूँ तो एक बार जाएगा, है ना, 7 से एक बार जाएगा, 7 ही कम 7, बचा कितना 3, ऊपर से उतारी 0, तो 7 चौक कितना हो गया 28, बचा कितना 2, ऊपर से उतारा 1, 21, 7 से कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से कटेगी। तो 7 से काटता हूँ मैं इसको, कितनी बार 7 ही कम 7, बचा 3, यहाँ से 1 0 आ गई तो 30 हो गया, ठीक है। 7 चौक 28, 2 बच गया, ये 21 हो गया, 7 तिया 21। अब मेरे पास आता है 143, ठीक है। तो 7 से 5 से अब देखना है 7 से कटेगा क्या, तो 7 से 14 तो कट जाएगा, लेकिन 3 रह जाएगा, तो 7 से तो कटेगा नहीं। अब 7 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती है 11, तो मैं 11 से इसको काटता हूँ, 11 ही कम 11, बचा 3, 11 तिया 33, ये कट गया, और 13 जो बचा लास्ट में, 13 एक अभाज्य संख्या है तो वो 13 से ही कटेगी, यानी जो उसके अभाज्य गुणनखंड आए वो कितना है 5, 7, 11 और 13, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है स्टूडेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का बच जाता है, जो है 7429, क्या क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। कौन सा था ये क्वेश्चन है आपकी बुक में 7429, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देना है ना। इस तरीके से आप लिख के बता सकते हैं कि इसके फैक्टर इस तरीके से होंगे। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो थी, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाए। हो सकता है कि मुझे थोड़ा चीज़ों को समझाने में आज समय लगा हो, लेकिन वो उसका फ़ायदा आप लोगों को ही है, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से LCM SCF को सीखते हैं जैसे मैंने यहाँ कोशिश किया आप लोगों को, तो फिर आपको आगे फर्दर ज़्यादा समस्या नहीं होगी और आप सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हो सकता है कि इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी पर्सनावली 1.1 को नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।